वो कहते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश बाबू की सरकार है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की चुनावों को लेकर। आखिर बिहार इस बार चुनावों में किस तरफ जाएगा। बिहार जिसकी एक विशाल इतिहास है, वो बिहार यहाँ पे एक ज़माने में देश विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। नालंदा जो विश्वविद्यालय था, प्राचीन ज़माने में इसका एक नाम था। ये वही बिहार है, यहाँ में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। वही बिहार, यहाँ से बुद्ध धर्म, जैन धर्म समूचे विश्व में फैला। ये वही बिहार है जिसने बक्सर का युद्ध भी देखा। ये वही बिहार है जिसने शेरशाह सूरी का समय भी देखा। ये वही बिहार है जिसने कृपाल ठाकुर भी देखे। ये वही बिहार है, यहाँ पे से ना जाने कितना लोक संगीत, कितना कितना गायन नृत्य, कितनी अद्भुत प्रतिभा बिहार से निकली। लेकिन अफसोस की बात है कि बिहार ने जिस दिशा में जाना था, उस दिशा में अभी तक बिहार बढ़ नहीं पाया है। और आखिरी ये चुनाव जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अभी ये जो चुनाव होने वाला है 14 नवंबर को, बिहार को एक नई सरकार मिलेगी। बिहार वस्तुतः किस ओर मुड़ रहा है? यदि हम गहराई से बिहार का आंकलन करें तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होती है। बिहार जिसकी आबादी लगभग 13.5 करोड़ के लगभग जिसमें आबादी है, और ये वही प्रदेश है, यदि आप ध्यान से देखें, लगभग 58% यहाँ की जो आबादी है, जो युवा हैं, वो 25 वर्ष के जो युवा जिन्हें हम जेन जी कहते हैं, उनकी लगभग 58% बिहार में भागीदारी है। और यदि हम लिटरेसी रेट भी देखें बिहार का, जिसे हम कहते हैं कि कितना पढ़ा लिखा है बिहार, तो वो भी आंकड़ों के हिसाब से यदि हम देखें तो वो भी लगभग 62% बिहार में लिटरेसी रेट। और इसमें यदि आप देखें लगभग पुरुषों की जो साक्षरता दर है वह महिलाओं की साक्षरता दर से ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार अक्सर कहा जाता है कि एक बिहारी सब पे भारी। वही बिहार जिसने बॉलीवुड में भी एक से एक दिग्गज दिए, वही बिहार जिसमें से शत्रुघ्न सिन्हा निकले, वही बिहार जिसने जो इतने अपने आप में कला समेटे हुए, वही बिहार यहाँ से चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई, वही बिहार यहाँ से जेपी ने भी बिगुल फूका था। लेकिन आज उसी बिहार की बदहाली, उसी बिहार के भविष्य को लेकर हम चर्चा करेंगे। साथियों, यदि हम बिहार का वस्तुतः आंकलन करें तो एक बड़ा लगभग 15 वर्ष का एक कार्यकाल लालू प्रसाद यादव का यहाँ पे रहा है। और ये जो कार्यकाल था, और उसी कार्यकाल के दौरान उन्हें चारा घोटाले में वो आरोपी हुए और उन्हें जेल जाना पड़ा। और जब वो उस आरोप में जेल गए और उसके बाद उनकी जो धर्मपत्नी थी राबड़ी देवी, उन्होंने बिहार की कमान संभाली और लगभग 1957 से लेकर 2005 तक वो बिहार की मुख्यमंत्री रही। और यही वो दशक था जिसमें बिहार ने सबसे ज़्यादा बदहाली देखी। यही वो दौर था जिसमें बिहार में हत्या, डकैती, और याद होगा कि राबड़ी देवी के भाई हुआ करते थे साधु यादव, उनका एक बड़ा डंका बिहार में बजा। और इस प्रकार एक प्रकार का जिसे जंगल राज की संज्ञा दी गई थी। हालांकि यदि हम लालू प्रसाद यादव की बात करें तो बेहद एक गरीब परिवार से निकले और सत्ता के शिखर तक पहुंचे। लेकिन सत्ता के जो कहा जाता है कि वो जेपी आंदोलन की उपज थे, और उन्हीं के साथ जो अब बिहार के इस समय जिनमें के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, नीतीश कुमार, वो भी जेपी आंदोलन की उपज थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार का जंगल राज आतंक लालू प्रसाद यादव के ज़माने में हुआ, उसने बिहार को मटिया मेट करके रख दिया। कोई भी उद्योग बिहार में जाने के लिए तैयार नहीं था। बड़े से बड़ा उद्योगपति भी यहाँ जाता था, लेकिन फिरौती, डकैती, हत्या, किडनैपिंग, इस प्रकार का बिहार उलझ गया था कि कोई भी बड़ा उद्योगपति वहाँ जाने को तैयार नहीं था। लेकिन लालू के बाद बात आती है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार यदि हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो लगभग 20 वर्षों से उन्होंने बिहार की सत्ता संभाली हुई है। नीतीश बाबू के बारे में यदि आप बात करें, कोई कहता है कि वो किसी भी प्रकार की एक पॉलिटिक्स ऑफ ईज, पॉलिटिक्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वो करते हैं। लेकिन एक बात उनके खाते में पड़ी जाती है, और वो ये बात कही जाती है कि नीतीश कुमार ने कभी भी अपने ऊपर किसी भी प्रकार का करप्शन, परिवारवाद का आरोप नहीं लगने दिया। और पिछले 20 वर्षों से जो उन्होंने वहाँ पर शासन दिया, हालांकि
काफ़ी कठिनाइयों का दौर से उन्हें गुजरना पड़ा, क्योंकि बिहार एक वस्तुतः एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ पे बाहुबलियों का एक अपना आतंक है। यहाँ पे यदि अभी झारखंड जब तक बिहार का हिस्सा हुआ करता था तो वहाँ कोल माइंस को लेकर एक बड़ी यंग है गैंगवार, वहाँ पे बड़ा ज़्यादा गैंगवार्स हैं। लेकिन उसी बिहार में जब नीतीश बाबू ने सरकार संभाली तो लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास हुआ, और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जब साथ आए तो एक नया फेज आउट, एक नया फेस, एक नया चेहरा वहाँ पे बिहार के लोगों को देखने को मिला। लेकिन धीरे धीरे जब परिस्थितियाँ, बीच में नीतीश कुमार ने एक बार दोबारा यू टर्न लिया और आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन वहाँ जाते हुए उन्हें दोबारा गलती का एहसास हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने लालू प्रसाद यादव ने उनके ऊपर एक प्रेशर बनाना शुरू कर दिया ट्रांसफर्स को लेके, पोस्टिंग्स को लेके, तो नीतीश कुमार से रहा नहीं गया। उन्होंने दोबारा सरकार को छोड़ा और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नरेंद्र मोदी की एक सशक्त सरकार का समर्थन उन्हें प्राप्त था, और धीरे धीरे ये जो एक प्रदेश था धीरे धीरे प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। और काफ़ी हद तक वहाँ पे यदि आप आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी हद तक वहाँ पे अभी माइग्रेशन रुकी है। लोगों को जो लगभग यदि हम हिसाब से देखें लगभग 13.5 करोड़ की आबादी में 21 लाख लोग हैं जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, जिन्हें आप कर सकते हैं कि जिन्हें एम्प्लॉयमेंट वहाँ की स्थानीय गवर्नमेंट में मिली हुई है। 21 लाख वहाँ पे सरकारी मुलाजिम है। और इस प्रकार धीरे धीरे ये जो प्रदेश था धीरे धीरे वहाँ पे, जैसे ही नरेंद्र मोदी ने 2014 में केंद्र में सरकार की कमान संभाली तो बिहार एक नई प्रगति की, और ये मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा, आंकड़ों से एक हिसाब से भी कह रहा हूँ, चाहे सड़कों का जाल बिछा, पुलों का जाल बिछा, और धीरे धीरे वहाँ पे जो एक बड़ी ज़्यादा जातिवाद की राजनीति वहाँ पे है, धीरे धीरे प्रदेश में प्रगति की ओर शुरू हुआ। लेकिन ये चुनाव इसलिए अब रोचक हो गया क्योंकि इस चुनाव से पहले आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई, एमएल, इस प्रकार के छोटे छोटे दलों जिसमें वीआईपी पार्टी इन सबका एक महागठबंधन जो था यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो जनता दल यूनाइटेड है उसके विरुद्ध किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी बिहार में लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने एक वोट चोरी को लेकर एक बड़ी यात्रा निकाली, और एसआईआर जो वहाँ पे वोटों की रिविजन्स की गई थी उसके विरोध में एक बड़ा मोर्चा खोला। और ये चुनाव ये भी तय कर देंगे कि उनके उन आरोपों में कितना दम था। हालांकि जो वोट चोरी का उन्होंने कहा था वो कोई किसी भी अदालत में वो उसे प्रूफ नहीं कर पाए। जब चुनाव आयोग ने उन्हें कहा कि आइए आप हमें साक्ष्य दीजिए, एक रिटर्न एफिडेविट दीजिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। और इस प्रकार जब एसआईआर के विरुद्ध भी उन्होंने चुनाव आयोग ने, हालांकि लोग कोर्ट तक भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सारे विषय में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और ये कहा कि ये जो भी प्रोसेस है ये ज़रूरी है। और अभी एसआईआर की कुछ ही दिनों में एक नोटिफिकेशन आएगी, पूरी देश में भी ये होने जा रहा है, और ये एक अच्छी बात है कि एसआईआर जो है वोटर की रिविजन्स होनी चाहिए। लेकिन वस्तुतः ये है कि अब बिहार का ये जो चुनाव है जो बड़ा ही एक चक्रव्यूह में फंस गया है। यहाँ तेजस्वी यादव ने यहाँ ये बात कही है, बिना आंकड़ों के आधार पर ये बात कही है कि वो हर परिवार में एक सरकारी रोजगार देंगे। तो यदि आप देखें तो 13 करोड़ की आबादी है, और यदि उनसे कोई पूछे हर एक परिवार में यदि रोजगार दिया जाएगा तो ये कितना लंबा रोजगार होगा, कितना रुपया इसमें आएगा, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हर ज़िले में हॉस्पिटल खोले जाएंगे, पॉलिटेक्निक्स खोले जाएंगे, जो जीविका दीदी हैं उन्हें 30,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। इस प्रकार के लोक लुभावन वादे चारों तरफ चल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम नीतीश कुमार का देखें, उन्होंने भी पिछले दिनों से उन्होंने जो सबसे ज़्यादा भरोसा है महिलाओं के प्रति उन्होंने बड़ा भरोसा जताया, और 75 लाख महिलाओं को पिछले दिनों से उनके अकाउंट्स में 10-10 हज़ार रुपया गया, और जिसे उन्होंने कहा है कि आप अपना काम शुरू कीजिए और बाद में इसे 2 लाख रुपये में कन्वर्ट किया जाएगा। और इस प्रकार नीतीश कुमार और जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी युवाओं को लेके, महिलाओं को की सुरक्षा को लेके, तमाम मुद्दों को लेकर लोगों के बीच हैं। और दूसरी तरफ यदि हम देखें कि तीसरी धुरी जैसे प्रशांत किशोर जो पहले कई राजनीतिक दलों के लिए काम कर चुके हैं, वो भी बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। कुल मिला के इस समय बिहार का चुनाव बड़ी एक रोचक परिस्थितियों में जा चुका है। एक तरफ ये लोग हैं और दूसरी तरफ रामविलास पासवान, चिराग पासवान भी मैदान में उतरे हुए हैं। लगभग तकरीबन 29 सीटों पे उन्होंने भी उन्हें जो गठबंधन में उन्हें अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और ये चुनाव इस प्रकार, ये चुनाव अब इस बिहार की दिशा और दशा तय करेगा। और ये चुनाव, और यहाँ तक कि अभी जो जिस प्रकार के भी सर्वे आ रहे हैं, जिस प्रकार की भी लोगों की मनोस्थिति है, वो यही लगता है कि बिहार में नीतीश सरकार है और यही सरकार
दोबारा आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिस्थितियां उस तरफ मुड़ रही हैं और जिस प्रकार आप देखते हैं तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया और वही तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार भी रेलवे के लैंड फॉर जॉब के स्कैम में वो आरोपित है, उन पर आरोप तय हो गए हैं। अब अगली सुनवाई भी तय है और वो कोर्ट आगे क्या तय करता है ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जिस प्रकार की शांति है, जिस प्रकार का लोगों ने नीतीश कुमार के और भारतीय जनता पार्टी के राज में शांति देखी है, लोग धीरे धीरे पूरा अपना मन बना रहे हैं कि उसी तरफ लोग जाएंगे। बहरहाल जो परिस्थितियां होंगी वो 14 नवंबर को ही साफ हो पाएंगी। लेकिन एक मोटा मोटी रेखा रेखी आप देखें तो वही कहा जा रहा है कि बिहार में बहार है, नीतीश सरकार है, लोग इसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक जो औपचारिक जो है वो 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो परिस्थिति वस्तुतः सामने आएगी। लेकिन यही वो समय है जब लोग अपना आंकलन करेंगे, वो लोग ये भी देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार का बिहार 90 के दशक में देखा और किस प्रकार का बिहार वो 2000 के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दे रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए लोग वोट करेंगे। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसमें कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दें और जाते जाते मेरा ये चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत संबयाली से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।